नमस्कार, आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। मैं हूं नेहा शुक्ला। शुरू करते हैं आज की अपनी स्ट्रेट टॉक। तो नया भारत और कॉमेडी पर बवाल मचा हुआ है। महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में ही नहीं बल्कि इसका बीजेपी बनाम विपक्ष जो एक द्वंद्व चल रहा है, जो एक जंग छिड़ी हुई है, राजनीतिक जंग, उसमें भी इसे जोड़कर देखा जा रहा है इस कॉमेडी को लेकर, जिसे क्या जाने माने भारत के जो मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन है कुणाल कामरा ने। हालांकि कुणाल कामरा अपने इस कथित कॉमेडी को लेकर माफी मांगने से इनकार कर रहे हैं और अब पहुंच गए मद्रास हाई कोर्ट। वहां पर उन्होंने अपनी अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की है। कहा है कि उन्हें लगातार जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं, इसीलिए उन्हें गिरफ्तारी, मुंबई पुलिस की गिरफ्तारी से बचाने की जो अपील है उस पर सुनवाई की जाए। हमारे कुछ सवाल हैं स्ट्रेट टॉक के कि भारत में फ्री स्पीच के नाम पर क्या विपक्ष की सुर में सुर मिलाने की कोशिश हो रही है, और अगर ये कोशिश भी है तो क्या ये विधानसभा के भीतर प्रस्ताव पारित कराने जैसी जो है कोशिश दिखती है, या फिर मुंबई पुलिस बार बार उनको बुलाकर उनकी गिरफ्तारी करेगी, इस जैसी कोशिश दिखती है। स्ट्रेट टॉक के कुछ सवाल हैं, कुछ फैक्ट्स भी। आइए इनको पहले अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। कुणाल कामरा, ये नाम जाना पहचाना कॉमेडी की जगत में, और इन्हें एक बीजेपी विरोधी शख्सियत के नाम रूप में भी जाना जाता है। इन्होंने क्या अपनी कॉमेडी की आड़ में अब फिर से नेतागिरी कर दी है, जो कि एकनाथ शिंदे, हालांकि उनके नाम का उन्होंने जो है इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन प्रत्यक्ष नहीं परोक्ष रूप से उनको गद्दार कहा है। अब उन पर फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर जो है नेतागिरी करने की कार्रवाई हो रही है। व्यंग्यकारों की जो साहित्यिक समझ है, क्या ये भारत में कुंठित दिख रही है? इसका जो राग अलाप रही है महाराष्ट्र की सरकार और बीजेपी के नेता, मंत्री और उनके समर्थक भी। महाराष्ट्र की राजनीति जो है लगातार रणवीर इलाहाबादिया, औरंगजेब और अब कुणाल कामरा के इर्द गिर्द घूमती नजर आ रही। तो क्या वजह है कि इस तरह के मसलों पर राजनीति ज़्यादा ध्यान दे रही है, बाकी जो अन्य मसले हैं उन पर चर्चा या फिर बहस होती नजर नहीं आती? शिंदे और फडणवीस में लगातार मतभेदों की बात उभरती रही है, तो क्या इस मतभेद से ध्यान हटाने की ये कोशिश, जो कि एक जानकार और विश्लेषकों का एक जो धड़ा है, वो इस पर बात करता रहा है। हमारे साथ महाराष्ट्र मुंबई से जुड़े वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार, आइए उनका स्वागत कर लेते हैं स्ट्रेट टॉक के मंच पर। धनंजय जी, बहुत बहुत स्वागत। और आपके जरिए इस मसले को समझा जाना बहुत ही, शायद इस विषय के साथ न्याय करने की जो मेरी कोशिश है वो उपयुक्त होगा, क्योंकि आप पत्रकार होने के साथ साथ एक लेखक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। तो साहित्य की ही एक विधा है व्यंग, और इसी व्यंग का इस्तेमाल कुणाल कामरा ने अपनी स्टैंड अप कॉमेडी में कर दिया और अब फिर से विवादों के केंद्र में आ गए। इस पूरे के पूरे मसले को आप किस तरीके से देख रहे हैं? जी नमस्कार, आपको भी और आपके तमाम जो दर्शक हैं हमारे साथ, उनको भी जी। ये जो आप दिखा रही हैं स्क्रीन पे जो चल रहा है, क्या उसे कोई जस्टिफाई करेगा? कोई जस्टिफाई नहीं करेगा जी। अब कोई कह सकता है कि चूंकि ऐसा कमेंट किया उन्होंने इसलिए ऐसा करे। कुणाल कामरा जो है वो व्यंग कर रहे हैं। व्यंग का स्तर क्या है ये सेकेंडरी है। बोलने की आजादी है, लेकिन बोलने की आजादी है तो क्या आजादी? क्या किसी की गरिमा को भंग करना है? ये सवाल आता है। बिल्कुल सही है, अगर किसी की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया जाता है किसी के कहने से तो गलत है। उस पर भी मुकदमा चार्ज होता है, मानहानि का मुकदमा जी। लेकिन फिर क्या होता है कि एक व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है, और जिस व्यक्ति का जीवन सार्वजनिक जीवन जो है, वो बहुत सारी बातें हैं उनके बारे में जिनके बारे में उन्होंने चर्चा की। हालांकि नाम तो लिया नहीं था किसी ने। कुणाल कामरा ने कभी नहीं कहा मैं एकनाथ शिंदे को कह रहा हूं। एक रिक्शा का जिक्र किया, उठाने का जिक्र किया, दाढ़ी का जिक्र किया, गद्दार का जिक्र किया। उससे पता चला कि एकनाथ शिंदे के बारे में कह रहे हैं। ये एकनाथ शिंदे के समर्थकों को भी पता चला जी। लेकिन सवाल उठता है कि वो ऐसा पता क्यों चला? अगर मैं बोलूं कि एक लड़की है जो कोट पहनती है, जो बाल लंबे रखती है, जो फलाना रखती है, जिसके ये है, तो वो आप ही क्यों उसको पकड़ेंगे? आप नहीं पकड़ेंगे भाई, किसी के बारे में बोल रहा होगा आदमी।
जी। तो एकनाथ शिंदे के समर्थकों को ऐसा क्यों लगा कि ये जो है ठाणे का है, रिक्शा चलाता है, वो गद्दार है, वो क्यों उनको लगा? इसलिए लगा कि जो उन्होंने किया, कुणाल कामरा से पहले उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी के तमाम नेता बोल चुके। जी। कुणाल कामरा के स्टूडियो में जिस तरह की तोड़फोड़ मची हुई है, क्या उद्धव ठाकरे के घर पे ये तोड़फोड़ हुई? जब उद्धव ठाकरे ने बोला था 50 खोखे ओके, याद है आपको, जब ये मुख्यमंत्री बने थे? और क्या ये जो गए थे छोड़ करके शिवसेना को जिस तरीके से, वो तो मंत्री थे, दूसरे नंबर के मंत्री थे, उद्धव ठाकरे के बाद दूसरे नंबर पे यही आते थे जी। तो क्या उद्धव ठाकरे को ये बोल के गए थे कि भैया मैं जा रहा हूं बगावत करने के लिए, मैं आपके विचारों से सहमत नहीं हूं? यही बोलते उद्धव ठाकरे के सामने बैठ करके। आप गए यहां से, चुपके से निकल गए बिना इस्तीफा दिए हुए, गुवाहाटी, गुजरात चले गए, सूरत चले गए, सूरत से गुवाहाटी गए, गुवाहाटी से फिर यहाँ आए, और आपके मित्र जो है टुकड़े में गए, फिर गोवा आए, फिर मुख्यमंत्री बने आप जी। पूरा घटनाक्रम क्या बताता है? तो कुणाल कामरा ने जो कहा वो कुछ नहीं किया, वो तो सभ्य समाज की निशानी है कि ये कमेंट है। भाई खुद बाल ठाकरे जो है बड़े कार्टूनिस्ट थे जी। और उनकी भाषा, अगर आपने उनके भाषण सुने होंगे तो अलग अलग नामों से संबोधित करते थे विरोधियों को भी। उनके बारे में भी क्या क्या नहीं कहा गया। मुझे याद है कि मैं उस समय सामना में काम करता था, बाला साहब ठाकरे का ही अखबार था, हिंदी का अखबार। बॉम्बे फिल्म रिलीज हुई थी, तो अक्सर हम जाया करते थे बाला साहब के घर पे मातोश्री में। तो उन्होंने कहा कि बॉम्बे फिल्म तुम लोगों ने देखी? तो मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो नहीं देखी अब तक। बोला क्यों नहीं देखी? क्योंकि उसमें मुझे विलेन बनाया इसलिए। मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन नहीं देखी। बोले कि देखो जाकर के पिक्चर, अच्छी फिल्म बनाई है उसने, और मुझे विलेन बनाया है तो क्या हुआ? मैं जो है मरने वाला नहीं हूँ, जिस तरह से सिनेमा में मरा है गोली खा करके, मैं वैसा मरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। और हम लोग हंस पड़े। तो वो बाल ठाकरे थे, है ना। तो व्यंग को हर बुद्धिमान आदमी, हर समझदार आदमी सराहता है, क्योंकि व्यंग में जो है केवल जो धार होती है ना, कि आपको गुदगुदाता है, आपको भी लगता है, आपको भी सोचने पर मजबूर करता है। अरे यार हाँ, मैंने ऐसा तो किया, मैंने ऐसा तो किया, और जो मैंने किया देखो इस तरीके से दिखता है जी। तमाम नेताओं के लिए मिमिक्री होती है, क्या क्या नहीं होता है मिमिक्री वगैरह। हास्य बेसिकली है क्या? हास्य और व्यंग क्या है? आप हंसते कब हैं? आप फिल्म अगर याद कीजिए तो कोई अगर वो 420 क्या श्री 420, उसमें जो है केले के छिलके पर से कोई गिर जाता है तो बड़ा ठहाका लगता है, किसी के गिरने पर ठहाका लगता है। आज भी हम लोग के गांव में होता है कि कोई जो है बरसात में चला जा रहा है, वो फिसल गया तो हम लोग हंसते हैं, अरे गिर गया गिर गया, देखो पैसा तुम्हारा इधर गिरा हुआ है। और जो व्यंग क्या है? व्यंग जो है विसंगति से उपजता है, जो समाज की विसंगतियां हैं, जो व्यक्ति के जीवन में विसंगतियां हैं, उसी पे व्यंग होता है। व्यंग है कि आप राग दरबारी उपन्यास पढ़िए, या हरिशंकर परसाई जी का पढ़िए, या और मैला आंचल पढ़ लीजिए फणीश्वरनाथ रेणु जी का। आप जो है ढेर सारे लेखक। तो व्यंग तो ऐसे ही होता है, व्यंग तो ऐसे ही लिखा जाता है। कोई किरदार होता है जो समाज का किरदार होता है, उसको देख करके लिखता है जी। और नेहरू जी के बारे में बड़ा फेमस है कि नेहरू जी के बारे में जब नहीं बना रहे थे कार्टून शंकर, तो उन्होंने कहा अरे यार मेरे बारे में बहुत दिनों से बनाया नहीं, तो एक दिन उन्होंने कार्टून बना दिया, तो गधे का कुछ ऐसा रूप बना दिया। तो कहा नेहरू जी ने फोन करके कि अरे गधे के साथ चाय भी पी लो भाई। तो वो जो ये जो है सभ्य समाज, लेकिन ये जो स्क्रीन पे आपके दिख रहा है, क्या ये सभ्य समाज है? भाई आपकी सरकार है, ऐसा तो है नहीं कि विपक्ष में बैठे थे, इनकी सरकार है, और इनकी सरकार है, तो ये आपको अगर लगा कि ये गलत किया है तो मुकदमा दर्ज करते। कुणाल कामरा ने ऐसा तो है नहीं कि लाठी लेकर के तोड़ फोड़ की उनके घर पे जाकर के, शिंदे साहब के घर पे जाकर एक व्यंग किया, आपको लगा कि ये गलत बात कर रहा है, आपकी मानहानि होती है, इससे मुकदमा कर देते, खत्म हो जाती बात। तोड़ फोड़ करने की क्या जरूरत है? जी। एक छोटा सा ब्रेक लेती हूँ मैं। तोड़ फोड़ तो की ही गई है, लेकिन उसको जो डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे हैं, उन्होंने क्रिया की प्रतिक्रिया जो है करार दिया है। डिप्टी सीएम के पद पर आसीन किसी व्यक्ति के लिए क्या कानून के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करना सही है? कानून के खास करके तोड़ने वाली घटना को लेकर एक ब्रेक के बाद लौटेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि एकनाथ शिंदे क्या वाकई उस ट्रैप में फंसते दिख रहे हैं जिसे राजनीति के जो धुरंधर हैं वो चाहते हैं कि शिंदे उलझे रहें, ताकि सरकार में जो उनका दबदबा लगातार कमज़ोर होता जा रहा है वो उससे उनका ध्यान हटा रहे। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे।
फिर से स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और कुणाल कामरा की कॉमेडी। इस पर बड़ा विवाद छिड़ा हुआ है। फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात उन्होंने कुणाल कामरा ने कही है और इसके लिए उन्होंने माफ़ी मांगने से इनकार किया है। उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है और उनके खिलाफ महाराष्ट्र विधानसभा में प्रस्ताव भी पारित किया गया है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार धनंजय कुमार लगातार जुड़े हुए हैं मुंबई से। धनंजय जी, इससे पहले कि मैं एकनाथ शिंदे के डिप्टी सीएम के रूप में जो शक्तियां हैं उसको लेकर आपसे समझूं, मैं समझना चाहूँगी कि एक क्लेम टी सीरीज़ की तरफ से किया गया इसी मामले के सामने आने के बाद, क्योंकि उनकी टी सीरीज़ कंपनी की एक फिल्म है, उसके गाने का इन्होंने इस्तेमाल किया कुणाल कामरा ने, तो उस इशू का भी अब इनको सामना करना पड़ेगा। हालांकि कुणाल कामरा कह रहे हैं कि पैरोडी के लिए वो कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये फेयर जो है एक्ट होता है। तो धनंजय जी, थोड़ा सा कॉपीराइट के इशू वाले एंगल पर भी मैं समझना चाहती हूँ कि क्या पैरोडी के लिए कॉपीराइट कंटेंट का इस्तेमाल होता है? बिल्कुल ही एक सामान्य सी जानकारी। जी, अनम्यूट कर ले। कॉपीराइट एक्ट जो है उस धुन की, जिस धुन पर उन्होंने बनाया है उस धुन की बात है, वो कॉपीराइट तो बनता है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। टी सीरीज ने जो कहा है वो अपनी जगह सही है। ठीक है। शब्द पे कॉपीराइट नहीं है, क्योंकि शब्द तो इनका है, अपना शब्द इन्होंने बनाया है, शब्द वो तो लिया नहीं है, गीतकार का शब्द तो लिया नहीं है जी। लेकिन धुन पे तो अगर वही धुन है तो कॉपीराइट बन जाता है, इससे इनकार नहीं किया। पर पैरोडी, क्योंकि आजकल पैरोडी का जमाना है, बहुत सारे जो धुन है, कंटेंट है, उसकी पैरोडी का भी जो है अब हम वर्जन देखते हैं। कुणाल कामरा की यही तहरीर है कि ये पैरोडी है इसलिए इसका इस्तेमाल कोई इलीगल नहीं है। नहीं, मुझे अगर ऐसा उन्होंने कहा तो हो सकता है वकील से बात की होगी कॉपीराइट एक्ट वालों से, लेकिन मुझे जो जानकारी है वो मैं बात करूं। ठीक है। देखिए, कहीं कोई परफॉर्मेंस देते हैं ना, समझिए किसी हॉल में कोई कमर्शियल परफॉर्मेंस है, तो परफॉर्मेंस देने से पहले आप जो है उससे लाइसेंस लेते हैं, परमिशन लेते हैं और उसकी एक पैसे एक राशि भरी जाती है ना। समझिए कहीं आप गाने का कोई कार्यक्रम कर रहे हैं तो जिस हॉल में कार्यक्रम हो रहा है वहां परमिशन ली जाती है, हॉल वाले बोलते हैं परमिशन लेकर के जी। और ऐसे लोग हैं जो परमिशन देते हैं, तो परमिशन जब लिया हुआ है तो कॉपीराइट नहीं बनता, क्योंकि कॉपीराइट के बदले में आपने उसके एक पे किया हुआ, उनको कॉपीराइट का जो एक नॉमिनल अमाउंट होता है वो पे किया है। ठीक है। अगर वो पे नहीं किया है तो कॉपीराइट है, वो पैरोडी करिए चाहे कुछ भी करिए, कॉपीराइट बनता है। इसलिए बनता है कि म्यूजिक जो है और जो म्यूजिक है, जो गीत है, जो धुन है, उसका ऑनरशिप जो है वो टी सीरीज के पास है। तो शब्द को लेकर के नहीं कर सकता, लेकिन धुन को लेकर के तो कर ही सकता है। ठीक है, कॉपीराइट मामला बनता है। हमारे देश में एक और दिक्कत है नेहा जी की, कॉपीराइट हम समझते नहीं है कॉपीराइट है क्या दरअसल, और इसकी जवाबदेही हमारे समाज को भी है और तमाम लोगों को, कानून जो बता रहे हैं वो भी। और कॉपीराइट को हम बहुत लेट समझे। ठीक है। अभी भी देख लीजिए कि हम जो है कॉपीराइट पे बहुत, ये अभी एक कुमार विश्वास की घटना में छोटी सी चर्चा करता हूँ। कुमार विश्वास कविताएं पढ़ते थे कवियों की, अमिताभ बच्चन ने उनको चिट्ठी लिख दी कि आपने परमिशन नहीं ली है, कॉपीराइट है। तो कुमार विश्वास चिढ़ गए और उन्होंने कहा कि ये लीजिए 2 रुपया हमारे पास आया है, तो 2 रुपया आप ले लीजिए और आप जो है हम आपकी कविता आगे से नहीं पढ़ेंगे जी। तो कुमार विश्वास खुद एक कवि हैं, उनकी कविताओं को कोई अगर दोहरा रहा है तो कॉपीराइट इशू है, ये गंभीर इशू है जी। ठीक है, ठीक है। मैं अब आना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में पहले तो कुणाल कामरा के लिए कितनी बड़ी मुसीबत आप देख पा रहे हैं, क्योंकि अब महाराष्ट्र सरकार उनके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई नजर आ रही है, क्योंकि विधानसभा में भी उन पर जो है इम्पीचमेंट जो रिजोल्यूशन है उनके अगेंस्ट पास किया गया है। तो इसको कितनी बड़ी मुसीबत कुणाल कामरा के लिए देख रहे हैं आप? पहले से ही विवादित शख्सियत लगातार कुणाल कामरा है, बल्कि ये कहा जाएगा कि विवादों की झड़ी में एक और विवाद, नया भारत कॉमेडी। कोई कम ये नहीं है, मैं नहीं मानता हूँ। कुछ क्या करेंगे, मर्डर तो किया नहीं है, मर्डर करने वाले होते तो उनको मंत्री बना देते। सरकारों का तो यही तो रह रहा है, मर्डर है, रेपिस्ट है, गुंडाई किया हुआ है, उसका घर तोड़ा हुआ है, उसको आप नेता बना देते हो। और महाराष्ट्र सरकार हो या कोई सरकार, सरकार अगर क्या पीछे पड़ेगी, सरकार क्या करेगी? हमने गलत किया है तो हमारे खिलाफ मुकदमे होंगे, हमें सजा भुगतनी होगी, तो हमने किया है तो भुगतना तो पड़ेगा जी। अब बात आती है कि जो एक और आपने बात कही कि जो कहा एकनाथ शिंदे ने कि क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, बिल्कुल होती है, होनी भी चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया अगर नहीं हुई तो क्रिया फिर हुई नहीं, मतलब। और न्यूटन ने तो कहा कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती जी, है ना, न्यूटन का 3rd लॉ जो।
वो मैं भी मानता हूं कि सही बात है, लेकिन क्रिया के अनुसार ही प्रतिक्रिया होगी ना। जी क्रिया ये हुई कि आपने, आपके खिलाफ किसी ने पैरोडी बनाई, जी तो प्रतिक्रिया भी तो पैरोडी होनी चाहिए ना। प्रतिक्रिया गोली नहीं होनी चाहिए ना, प्रतिक्रिया घर तोड़ना नहीं होना चाहिए ना। जी जी प्रतिक्रिया का मतलब क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो जो मैंने किया है आप भी करेंगे, जी यही है प्रतिक्रिया। जी लेकिन प्रतिक्रिया ये नहीं है कि आप सत्ता में बैठे हुए हो तो आप जो है उसको मरवा दो अपने लोगों को। क्या भेज करके क्या अपने क्या लोगों को धनंजय जी, जो मैं समझ रही हूँ जो आप कहना चाह रहे हैं कि क्या किसी ने कलम चलाई तो उसका जवाब जो है, इस क्रिया का जो उत्तर है, अगर आपको विरोध दर्ज कराना है तो कलम चलाकर ही देना चाहिए था। किसी ने आपके लिए जो है पैरोडी बनाई तो आपको भी पैरोडी की तरह ही उत्तर देना चाहिए था। लेकिन महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स को अगर देखा जाए तो इस तरह की पॉलिटिक्स तो चाहे विपक्ष के दल ही क्यों ना हो, इसी तरह की जो है अभिव्यक्ति के नाम पर वो भी सियासत करते आ रहे हैं। शरद पवार के लिए भी किसी एक महिला ने कुछ कविता में कह दिया था तो उसको जो है जेल की सज़ा, जेल की हवा खानी पड़ी थी। तो ये मौजूदा सरकार जो है वो भी हटकर नहीं है, और एकनाथ शिंदे और उनके समर्थक जो है उन्होंने भी इस क्रिया की प्रतिक्रिया जो है बहुत आगे जाकर दे दी है। और इसे कानून के नज़र से आप कैसे देख रहे हैं, जिसका संरक्षण करते हुए खुद डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे नजर आए हैं? देखिए, कानून हमारे देश में चलता है क्या? जी, कानून मान्य है। कानून जब बात करते हैं तो उसके साथ अदालत जुड़ जाती है, न्याय व्यवस्था जुड़ जाती है। आपने जिसको कहा कि शरद पवार के लिए कविता लिख दी तो उसको जेल हो गई, जेल नहीं हो गई। वो जो है पुलिस ने पकड़ लिया, उस पर पुलिस ने उस पर जो है केस बना दिया, वो गया सेशन कोर्ट में गई होगी महिला, तो उसने कहा होगा जुडिशियल कस्टडी में भेज दो। तो जुडिशियल कस्टडी में भेज देना तो सजा नहीं है। आप ये कह रहे हो कि हम ये जुडिशियल कस्टडी में रखिए, हालांकि ऐसे मामलों में जुडिशियल कस्टडी भी नहीं बनती है। जी, जी। आप जब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे या ऊपर के कोर्ट में जाएंगे तो आपको जमानत मिल जाएगी, या अग्रिम जमानत लेने की बात कामरा कह रहे हैं, वहां अग्रिम जमानत उनको मिल जा सकती जी। है। लेकिन न्यायपालिका हो या पुलिस प्रशासन हो, दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के या जो सत्ता में जो लोग हैं उनकी कठपुतली बनाओ। हम लगातार देख रहे हैं महाराष्ट्र में इसके पहले जो सरकार थी, यही सरकार जो एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, वो सरकार को क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने? जी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि असंवैधानिक सरकार है। लेकिन असंवैधानिक सरकार 2.5 साल सरकार रही, उसी सरकार के देख रेख में सारी चीजें हुई। उसी असंवैधानिक सरकार ने जो है 1500 रुपया का वो बांटा लाडली बहन। उसी संवैधानिक सरकार, असंवैधानिक सरकार ने 2.5 साल जो है वो बजट में पेश किया, तमाम चीजें की। तो कहाँ है कानून व्यवस्था, कहाँ है न्यायपालिका? क्या मतलब है? तो हम कमजोर हैं, हम नेता नहीं हैं, हम गुंडे नहीं हैं, तो आप हमको बंद कर दीजिए जेल में। हमको कह दीजिए कि जमानत भी आपकी नहीं होगी। इस आदमी ने बड़ी गलती की कि कैसे कविता एक कह दी या कैसे कुछ बोल दिया। नेताओं के तो 7 खून माफ है, सम्राट को नहीं दोस्त को शायद तुलसीदास कह गए, वही हम देख रहे हैं। तो फिर एक बात आती है कि आप फिर न्याय की, मर्यादा की, अभिव्यक्ति की, आजादी की, ये सब फालतू बातें मत कीजिए। मतलब आपके मुंह से शोभा नहीं देता। आप बात कहिए कि मैं सत्ता में हूं, मैं जो चाहूं करूंगा, मेरे खिलाफ कोई बोलेगा तो उसका मुंह तोड़ दूंगा, ऐसा बोलो ना, क्या दिक्कत है? आप एक तरफ बने रहते हो कि नहीं मैं तो बड़ा अच्छा हूं, मैं न्याय का पाबंद हूं, मैं कानून का पाबंद हूं, और दूसरी तरफ आप ये भी कहते हो। आप बोलो कि मैं किसी न्याय को नहीं मानता, मैं किसी मुकदमा केस को नहीं मानता हूँ, मुझे गाली देगा मैं मुंह तोड़ दूंगा, खत्म हो गई बात। इतनी सी तो बात है ना? क्या जी। धनंजय जी, मैं उस शब्द पर भी आऊंगी जिस शब्द के पीछे ये पूरा बवाल है कि क्या किसी को इनडायरेक्टली गद्दार कहना ये आपकी साहित्यिक दक्षता का प्रदर्शन है? अगर मैं व्यंग के नज़रिए से ही समझने की कोशिश करूं कि एक व्यंगकार किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करे और उसके बाद राजनीति के लिए करे ना करे, वो तो एक अलग ही वर्तमान भारत में बहस चल रही है। जी, शब्द किसने? कुणाल कामरा ने बनाया गद्दार नाम का शब्द? कुणाल कामरा ने तो गढ़ा नहीं जी। अगर कुणाल कामरा ने कोई शब्द गढ़ा होता तो आप चर्चा कर सकते। तो गद्दार शब्द तो है, और किसी साहित्यकार ने ही लिखा होगा, किसी लिखने वाले ने शब्द गढ़ा होगा। ऐसा तो है नहीं कि टपक गया कुणाल कामरा की गोद में, उसके पिताजी ने कहा कि बेटा मैंने एक शब्द बनाया है, इसका इस्तेमाल करना। ऐसा तो है नहीं। और कुणाल कामरा से पहले उद्धव ठाकरे ने बार-बार इस्तेमाल किया उन्हीं के लिए, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ। एकनाथ शिंदे के लिए उद्धव ठाकरे ने, उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने, उनकी पार्टी के और कई नेताओं ने बार-बार जिक्र किया कि ये गद्दार है, ये गद्दार है। विधानसभा में भी गद्दार गद्दार के नारे लगे जी। उस पर तो आपकी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। क्यों नहीं प्रतिक्रिया है? बिल्कुल प्रतिक्रिया उस पर भी होनी चाहिए। क्रिया की प्रतिक्रिया तो वहां भी होनी चाहिए। अगर उद्धव ठाकरे के घर पर इनके
लड़के जाते जैसे अभी तोड़ रहे हैं कुर्सियां वैसे ही तोड़ आते, तो समझ में आता कि हाँ क्रिया की बराबर प्रतिक्रिया देते हैं। तो आप देते ही नहीं हो, बिल्कुल। क्यों नहीं देते हो? वो ताकतवर है तो आप नहीं दे रहे हो, वो कमजोर है तो आप दे रहे हो। तो कमजोर को तो कोई भी मारता है, उसमें कोई बहादुरी की बात थोड़े है। कोई बहादुर टीका लगाने की जरूरत नहीं है कमजोर को मारने के लिए, तो कोई भी मार सकता है। ठीक है, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के लिए रुकते हैं और जब लौटेंगे तो और भी सवाल हैं जो कि महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए उठाए जा रहे हैं। उनको समझने की ज़रूरत है कि महाराष्ट्र की सियासत में आखिर ऐसा क्यों लगता है कि आम जनता से जुड़े हुए मुद्दों पर बहस या चर्चा नहीं होती, या फिर सरकार का ध्यान कम है, सरकार की बयानबाजी इन आम जनता से अलग जुड़े हुए मुद्दों पर ज़्यादा सामने आती है। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे। फिर से स्वागत है आप सभी दर्शकों का, देख रहे हैं स्ट्रेट टॉक और धनंजय जी के पास फिर से दर्शकों को लेकर चलते हैं। धनंजय जी, कमज़ोर है इसलिए निशाना बनाया जा रहा है, लेकिन मद्रास हाई कोर्ट से कुणाल कामरा को राहत तो मिल गई है। 7 अप्रैल तक अब उनकी गिरफ्तारी से बचाने के लिए उनको अंतरिम जमानत दे दी गई है। धनंजय जी, कमज़ोर क्या फ्री स्पीच, फिर से मैं आऊँगी कि क्या साहित्य हो, पत्रकार हो, जो भी वर्ग है जो फ्री स्पीच से जुड़े हुए प्रोफेशनल्स हैं, भारत में ये उनको कमज़ोर दिखाने वाला एक मामला है? अनम्यूट कर ले। देखिए, जो स्पीच है ना जी, वो कमजोर नहीं होता है। आप जो है किसी के खिलाफ कितनी भी कार्रवाई कर दें, अगर वो चुप हो जाएगा दूसरा बोलेगा जी, क्योंकि बोलना जो है मानव स्वभाव है। वो खुश होगा तो बोलेगा, वो चिढ़ेगा तो बोलेगा, दुख मिलेगा तब बोलेगा। वो गूंगा नहीं है, गूंगा भी रिएक्ट करता है। तो रिएक्शन तो आएगा, जिससे कहा सिंधे जी ने कि प्रत्येक क्रिया है तो प्रतिक्रिया तो होगी, तो प्रतिक्रिया तो होती रहेगी। ये व्यंग्य क्या है, ये साहित्य क्या है, ये तमाम विधाएं जो हैं, क्रिएटिव विधाएं हैं, वो क्यों रची गई? क्रिएटिव विधाओं के रचने के पीछे वजह क्या है जी? वो हिंसा को रोकना है। क्रिएशन जो है वो हिंसा नहीं है। ये अगर साहित्य नहीं होता तो हिंसा किस लेवल पे जाता? ये बोलने की आजादी नहीं होगी तो हिंसा किस लेवल पे जाएगी? तो फिर जब हम नहीं बोलेंगे तो बंदूक बोलेगी, चाकू बोलेगा। क्या बोलेगा फिर? जी, चाकू बोलेगा ना, बंदूक ही बोलेगी ना। हम बोलते हैं तो इसलिए ढेर सारा, हम किसी को गाली दें या हम किसी को अपशब्द बोले या हम किसी को प्यार से बोले, बोलना तो जरूरी है। आप बोलने पे पाबंदी लगा दो, हाँ आप बोलने के बाद कहिए देखिए ये जो आपने बोला ना वो नहीं बोला जाना चाहिए, चोट लगती है, ये असभ्य भाषा है, सभ्यता के बीच में ये नहीं ठीक लगती है, वो करेक्ट है जी कि भाई इस तरह से नहीं बोल। लेकिन बोलने पे पाबंदी कैसे लगाओ? कोई नहीं लगा सकता है, लगा दीजिए, नहीं कोई बोलेगा मेरे सिवा। अभी एक बड़ा वायरल हो रहा है एक चुटकुला कि देश में 1 नेशन 1 इलेक्शन जैसे हो रहा है वैसे 1 नेशन 1 कॉमेडियन हो जाना चाहिए, है ना, कि एक देश 1 कॉमेडियन। और कॉमेडियन वो कौन? तो नरेंद्र मोदी जी। अब इसको क्या करिएगा? कहाँ रोकिएगा? किस किस का मुंह बंद कीजिएगा? हमारे गांव में कहावत है हर किसी का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। कुछ लोगों के मुंह बंद कर सकते हो, धनंजय कुमार के मुंह बंद कर सकते हो, नेहा जी के मुंह बंद सकते हो, लेकिन करोड़ों लोग हैं, कहाँ बंद करोगे? कहाँ तुम जाओगे? बिल्कुल। सबसे शक्तिशाली तुम ही नहीं हो ना, और भी लोग शक्तिशाली है ना। बिल्कुल। आप जो भी विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, जो प्रधानमंत्री हैं, क्या अपनी ताकत से हैं वो? जी। उनको लोकतंत्र ने ताकत दिया, वो संविधान ने ताकत दिया। वो प्रधानमंत्री जब नहीं रहते तो वही कमजोर कैसे हो जाते? जब सत्ता से उतरते ही कमजोर कैसे हो जाता? अगर उनकी अपनी ताकत थी तो। जब मुख्यमंत्री थे सिंधे जी तो बड़ी ताकतवर थे, अभी वो डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ताकत है क्या उनके पास वही वाली? अगर सिंधे जी में ताकत होती तो वो ताकत उनके जीते जी रहती, जब तक जिंदा थे तब तक वो ताकत रहती। वो ताकत आती कहां से? वो ताकत आती है आपके योग्यता से आती। तो जो जितना, अब नेहरू से तुलना कर दीजिएगा क्या मोदी जी की? जी, तो ये सवाल है। बिल्कुल। मैं शिंदे जी की जो स्थिति है सरकार में और उसके बाद इस पूरे मामले पर फडणवीस के बयान को भी थोड़ा सा मैं समझने की कोशिश करना चाहूँगी, दर्शकों तक पहुँचाना चाहूँगी कि जो अभी कुछ खबरें महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स से निकल कर बाहर आई कि फडणवीस और शिंदे जो हैं कुछ मतभेद चल रहे हैं, अजीत पवार बीच में हैं। क्या जो मूल मुद्दे हैं महाराष्ट्र की सियासत से जुड़े हुए या फिर सत्ता से जुड़े हुए, उनसे ये ध्यान भटकाने की कोशिश है और शिंदे जो है कहीं ना कहीं इस कोशिश में ट्रैप में फंसते हुए भी नजर आ रहे हैं?
या ये शिंदे जो हैं कहीं ना कहीं इस तरह की पॉलिटिक्स, क्योंकि महाराष्ट्र का इतिहास रहा है कि चाहे कोई शिव सैनिक हो, चाहे वो मनसे कार्यकर्ता हो, वो कहीं भी किसी भी टिप्पणी के लिए पहुंच जाते हैं और तोड़फोड़ मचाना शुरू कर देते हैं और बहुत ज़्यादा कानूनी रूप से उनके खिलाफ कार्रवाई भी नहीं होती है। धनंजय जी। जी, मैं इसको एक उदाहरण से देता हूँ, गांव का उदाहरण देता हूँ जी गांव में जाइएगा तो दिखेगा कि कई दफा 2-3 पेड़ जो है ना एक साथ जुड़ जाते हैं, जी और जुड़ जाते हैं जब, तो उसकी जड़ को अगर काट दीजिए, एक पेड़ की जड़ को, तो वो पेड़ जो है दूसरे पेड़ पे टंगा रहता है। अगर उस पेड़ की भी जड़ काट दीजिए तो निबट जाएगा वो पेड़, दोनों पेड़ निबट जाएगा। जी तो जो शिंदे साहब हैं उनकी जड़ कहाँ से आए? जी जड़ लेकर के नहीं आए। तो शिंदे साहब तो आश्रित है अभी बीजेपी, उनकी जड़ अभी जमी नहीं। वो कलम है लेकिन कलम अभी जड़ नहीं पकड़ा है। जड़ कैसे पकड़ता है? जड़ पकड़ता है कि आपने लोगों के लिए क्या काम किए, लोग आपको किस विचारधारा के तहत गिने। जो शिवसेना का गठन हुआ था वो हुआ था मराठी को लेकर के, जी मराठी भाषा और मराठी जो लोग हैं उनको कैसे अधिकार मिले, उनको नौकरियां मिले, इसी को लेकर गठन हुआ था शिवसेना का। जी लेकिन जो ये हैं एक नाथ शिंदे हैं, वो किस लिए अलग हुए? उन्होंने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पे नहीं चल रहे थे उद्धव ठाकरे जी। तो हिंदुत्व के एजेंडे पे तो बीजेपी चलती, आप क्या चलिएगा? बीजेपी से बड़ी पार्टी तो आप है नहीं। तो जब आपने कहा कि हिंदुत्व के एजेंडे पर हम चल रहे हैं, तो हिंदुत्व के एजेंडा तो बीजेपी लेके चल रहा है। तो आप बताइए कि एक नाथ शिंदे जी कहाँ खड़े होते हैं बीजेपी के सामने भी? जी तो अगर शिंदे जी तो तब तक है जब तक वो बीजेपी बहुमत में नहीं है, बीजेपी को जब तक उनकी जरूरत है। जी क्या बीजेपी को शिंदे साहब की जरूरत आगे भी पड़ेगी? ये आने वाला चुनाव बताएगा। लेकिन ये मौका परस्ती है, मतलब की बात है। कोई विचारधारा न बीजेपी के पास है, न विचारधारा वो शिंदे जी के पास। ये सब जो है कुर्सी जिसके साथ है, जहां कुर्सी है वहां चले जाएंगे। यही बीजेपी के नेता हैं देवेंद्र फडणवीस। क्या बोल रहे थे अजित पवार को लेकर के? प्रधानमंत्री ने क्या बोला था अजित पवार को लेकर के? चक्की पिसिंग और इतने 1000 करोड़ का घोटाला, जो करोड़ का घोटाला है उसको आप वित्त मंत्रालय दे देते हो, वित्त मंत्री बना देते हो। तो या तो तब झूठ बोल रहे थे कि ये भ्रष्टाचारी नहीं थे, आप भ्रष्टाचारी बता रहे थे, झूठ बोल रहे थे। और या तो जो है अब जो है आप झूठ बोल रहे हो कि भैया हमारे साथ आ गया तो भ्रष्टाचारी नहीं रहा। तो ये झूठों की पूरी जो फौज खड़ी कर ली है इन लोगों ने, ये तो मतलब सबसे बड़ा अपराध तो ये है। कुणाल कामरा ने तो कुछ नहीं किया। अगर सही मायने में न्यायपालिका काम करे तो इन लोगों को जेल में बंद कर देना चाहिए। किस हिसाब से आप वादे करते हो? अभी वादा किया लेटेस्ट की जब हम चुनाव में जीत करके आएंगे तो महिलाओं को 1500 की जगह 2100 रुपए देंगे, दिया। अभी कह रहे हैं कि 5 साल का वादा है, 5 साल में कभी भी देंगे। मतलब फिर चुनाव होने वाला जब होगा 2024 के बाद 29 में जब चुनाव होगा, तब जो है 29 में चुनाव होने से 2 महीना पहले फिर अनाउंस कर देंगे, लीजिए 2100 रुपए कर दिए। क्या ये धोखा नहीं है? ये 420 नहीं है? जी जी बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो आप चुनावी वादों की तरफ इशारा कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ मैं रणबीर इलाहाबादिया, मैं महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स का जो सेंटर है, कहीं ना कहीं नॉन इश्यूज जो हैं वो बन रहे हैं। इसके पीछे आप किसी पैटर्न को देख पा रहे हैं कि ये किस इरादे से किया जा रहा है? पहले रणबीर इलाहाबादिया को लेकर इतना शोर हुआ, चलिए उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक जो है शब्दों का, भाषा का और तरीके का इस्तेमाल किया था। उसके बाद औरंगजेब को लेकर बहुत सियासत गरमाई और अब कुणाल कामरा की एंट्री हो गई है। महाराष्ट्र की सियासत को किस दिशा में आगे बढ़ता आप देख पा रहे हैं? देखिए, महाराष्ट्र की जो पॉलिटिक्स है वो अभी बीजेपी की राजनीति है। बीजेपी जैसे चाहेगी वैसे भी राजनीति चल रही है। विपक्ष को जिस तरीके से एग्रेसिव होना चाहिए या जिस तरह से मुद्दे उठाने चाहिए, क्योंकि देखिए अभी काम नहीं हो रहा है कुछ। मूल ये है, खाली वो कभी औरंगजेब चलने लगता है, कभी इलाहाबादिया चलता है, कभी। इससे आम आदमी का क्या भला होगा? लेकिन दुर्भाग्य की बात है, विडंबना है ये कि आम आदमी जो है इसी में फंसा, उसको मजा आता है। क्योंकि वो इसलिए मजा आता है कि वो दर्शक है, वो तमाशबीन है। उसको नहीं लगता है कि ये सरकार हमारे काम के लिए बनाई गई। उसको अगर लगता तो औरंगजेब और छत्रपति शिवाजी महाराज या संभाजी महाराज वाले प्रकरण में नहीं उलझता। उसको पता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज जो है मुसलमानों के विरोधी नहीं थे। शिवाजी महाराज जो है वो हिंदवी स्वराज बनाना चाहते थे, अपना देश बनाना चाहते थे, मुगलों को हटाना चाहते थे, लेकिन मुसलमानों को नहीं हटाना चाहते थे। मुगलों को, औरंगजेब की सत्ता स्वीकार नहीं थी।
जी। इसलिए लड़ाई लड़ रहे थे। और जो जिस तरह से औरंगजेब शासन कर रहा था, जिस तरह से छत्रपति शिवाजी महाराज कर रहे थे, दोनों के शासन व्यवस्था में फर्क था। कि भाई वो जो है सबकी बात कर रहे थे, किसी पे कब्जा नहीं चाह रहे थे। जी। तो वो इतिहास का अलग विषय है, लेकिन सरकार इतिहास गढ़ने के लिए, इतिहास खोदने के लिए, इतिहास लिखने के लिए सरकार नहीं होती है। सरकार का काम है जो आपने वादे किए हैं, जो जनता की समस्याएं हैं अभी सामने, उसका हल करे। ये ऐसी सरकार आई है जिसका एकमात्र काम है, अभी संसद में जो राणा संगा पे चल रहा है, इसका एकमात्र काम है इतिहास खोदो, फालतू की बकवास करो, और जो विमर्श होना चाहिए आम आदमी के रोजगार पर, आम आदमी के सवाल पर, उस पर विमर्श मत करो। उस पर, चूंकि इनके पास केवल कीचड़ है, कीचड़ के अलावा इनके पास कुछ नहीं। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे धनंजय जी, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और अपनी चर्चा आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे। तो भारत में कॉमेडी पर भी बवाल, और कॉमेडियन कुणाल कामरा ने माफ़ी मांगने से इनकार किया है, क्योंकि उन्होंने हवाला दिया है कि भारत का संविधान उन्हें फ्री स्पीच का अधिकार देता है और कोई उनसे ये अधिकार नहीं छीन सकता है, बेशक सत्ता में मौजूद लोग ही उन्हें क्यों न डरा रहे हों। हमारे साथ धनंजय कुमार लगातार जुड़े हुए। धनंजय जी, हैबिटेट कॉमेडी क्लब मुंबई में इसने बंद करने का ऐलान कर दिया। कहीं ना कहीं जब कोई व्यवसाय बंद होता है, कहीं किसी प्रतिष्ठान पर ताला लगता है, तो सीधे रोजगार भी जुड़ जाता है। इस तरह हैबिटेट कॉमेडी क्लब का बंद हो जाना, आप क्या फिर से जो पूरी की पूरी मनोरंजन जगत है, इंडस्ट्री है, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री मुंबई में इस्टेब्लिश है या फिर महाराष्ट्र में भी है, आप उस पर भी एक प्रहारी से मानेंगे? कुछ नहीं होना जी। इसलिए कुछ नहीं होना है कि इतने जो है नोटबंदी के दौरान या जीएसटी के दौरान इतने सारे लघु कुटीर उद्योग बंद हुए, उसका कोई डेटा है? देखिए इसका असर क्या पड़ता है। जो बुद्धिमान हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं, और ये कॉमेडी यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ तमिलनाडु में करेंगे, क्या दिक्कत है? कोई जरूरी है कि दिल्ली में ही किया जाए या बॉम्बे में किया जाए? अब तो इंटरनेट की दुनिया है। आप जो है चंडीगढ़ से चैनल चला रही हैं, मैं बॉम्बे से बोल रहा हूँ, कोई अमेरिका से भी आप जोड़ ले सकती हैं। अभी वो जमाना रहा है, अभी तो ऑनलाइन जमाना है, और ढेर सारी कंपनियां जो चल रही है, अमेज़न से लेकर तमाम, वो तो बिना दुकान के दुकान चला रही, तो उसके बिजनेस पे क्या फर्क पड़ना है? ओला चल रहा है, उसके पास कार है क्या कोई? जी नहीं है। तो अब जमाना बदल गया है। ये जो लोग ये नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए टेक्नोलॉजी और मनुष्य का दिमाग, इसको रोक नहीं सकता, इसको कोई सत्ता, दुनिया की कोई सत्ता नहीं रोक सकती जी। अगर किसी को लगता है कि हम रोक लेंगे बंदूक के दम पर, वो खत्म, उनका कुछ काम नहीं कर रहा, बढ़ती मंजिला खाली आए समझ गए ना, ऊपर का दिमाग खाली है, मतलब कुछ है नहीं उसमें जी। आप टेक्नोलॉजी को, आप समय को, आप प्रगति को नहीं रोक सकते हो। दुनिया में बड़े बड़े लोग आए, बड़े धुरंधर आए, क्या कौन कौन आए, सिकंदर भी आए, पता नहीं क्या क्या गीत गाते हैं लोग, वो रोका क्या? सब चले गए, सब चले जाएंगे, अच्छे भी चले जाएंगे, बुरे भी चले जाएंगे जी। लेकिन जो मूल है कि आप आदमी जो जीना चाहता है, आदमी तो छोड़िए ना, कोई जीव जंतु भी जीना चाहता है जी। और वो लड़ाई सतत है, हर कोई अपने लिए कंफर्टेबल जगह ढूंढता है। मंत्री भी कंफर्टेबल जगह ढूंढ रहे हैं, उनको लगता है कि हम भले सारे धक्कन करें, लेकिन हमारे जो है यशगान करे, कोई गाए क्या महान है, ऐसे महान तो अब तक पैदा नहीं हुए, भले हम तमाम धक्कन करें। गांधी महान होने के लिए उन्होंने अपना कपड़ा उतार दिया जी, अपने सारे सुख छोड़ दिए, लेकिन ये तो सारे दुख को छोड़ करके धारण कर लेते हैं और तब बोलते हैं मुझे महान बोल। सारे सुख मैं भोगूंगा, तुम मेरा छिलका लोगे और आओ गीत गाओ मेरे कि मैं महान हूं। तो हो सकता है कि डर करके कुछ लोग महान महान कहने लगे, लेकिन इतिहास बहुत क्रूएल होता है, वो औरंगजेब से भी क्रूर है जी। धनंजय, मैं यहाँ पे जी किसी को माफ नहीं करता जी। मैं यहाँ पे फिल्म छावा का जिक्र करना चाहती हूँ। महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर बीजेपी हो, बहुत ही सेलेक्टिव नजर आती है। फिल्म छावा का प्रदर्शन हो रहा है, वहाँ पर खुद प्रधानमंत्री उस फिल्म की स्क्रीनिंग में मौजूद होंगे, और अब कुणाल कामरा की इस कॉमेडी के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई होती दिख रही। तो कहीं ना कहीं ये जो सेलेक्टिव अप्रोच हो जाता है सत्ता का, तो ये भी चाहे क्रिएटिविटी है, जो कला जगत है, उसके लिए कितना ये संवेदनशील स्थिति को बनाता है? देखिए
क्रिएशन एक ऐसी चीज है ना नेहा जी, कि ये पानी की तरह है। जी इसको जितना बांधोगे ना उतना तोड़ फोड़ मचा देगा। जी जिससे नदी को आप जब बांधते हैं और नदी में जब पानी जोर से आ जाता है तो एक जगह मजबूत करोगे, दूसरी जगह से टूट जाएगा, वो तीसरी जगह से टूट जाएगा, क्योंकि पानी अपना रास्ता लेकर के रहता है, पानी में दबाव इतना होता है। जी क्रिएटिविटी वही है, ये रचनात्मकता जो है वो यही है। जी आप जितना दबाओगे उतना बड़ा रूप लेता चला जाएगा। अगर आप सोच रहे हो कि कुणाल कामरा को दबा करके आप अपने लिए अच्छा माहौल क्रिएट कर दोगे, फाइनली देखिए इस प्रक्रिया में क्या हुआ। जी क्या एकनाथ शिंदे जी के खिलाफ लोगों ने बोलना बंद कर दिया? बल्कि जो बात एक हॉल में हुई थी अगर वहीं रह जाती तो इतनी छीछाली दर्द नहीं होती। आज तो पूरे देश में चल रहा जी और एकनाथ शिंदे जी खामखा बदनाम हो गए। मैं तो कहूंगा इसको खामखा बदनाम हो जाता। धनंजय जी, क्या क्या ये बैल टारगेटेड भी लग रहा है, ये टारगेटेड भी लग रहा है कि सिर्फ एकनाथ शिंदे के शब्दों को पकड़ा गया? उन्होंने तो कई नेताओं पर परोक्ष रूप से कटाक्ष किया था, उसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी शामिल हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए ही जो शब्द इस्तेमाल किया गया था उसी पर पूरा हो हंगामा हो रहा है। तो क्या ये टारगेटेड एक्शन भी हो सकता है? जी नेहा जी, मैं ये भी कहता हूँ जी, छोड़ दीजिए ना, कुणाल कामरा बड़ा है या उद्धव ठाकरे बड़े हैं? कौन बड़े हैं? विधानसभा में कुणाल कामरा नहीं जा सकता था ना जी विधानसभा में जाके बोल सकता है? वो नहीं बोल सकता है। तो उद्धव ठाकरे तो बोले भाई, सारे विधायक बोले गद्दार है, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई? जी और इस आदमी ने तो नाम लिया नहीं उस आदमी का कि भैया हम इनको बोल रहे हैं। तो मैं कहना ये चाह रहा हूं बेसिकली जी कि कोई भी व्यक्ति जो क्रिएटिविटी है, जो बोलना है, उसको आप नहीं रोक सकते हो। आप उससे बच सकते हो, इग्नोर कर सकते हो, आप उसको पीठ सहला सकते हो कि नहीं आपने बढ़िया किया, और उसके बाद उसको लगे कि नहीं यार मैंने गड़बड़ किया। समझिए कुणाल कामरा ने कहा और कुणाल कामरा के पास ये खुद जाते अब बोलते कि भाई जो तोड़ फोड़ हुई है गलत हुई है। कम से कम तुमने, देखिए आप मिमिक्री आप जानती हैं कि मिमिक्री आर्टिस्ट जो होता है सबकी मिमिक्री नहीं बनाता, मिमिक्री उसी की बनाता है जो लोकप्रिय होता है। जी तो अगर एकनाथ शिंदे के लिए बनाया तो एकनाथ शिंदे की लोकप्रियता बढ़ती है इससे। मैं अगर सलाहकार होता एकनाथ शिंदे जी का तो मैं बोलता है कुणाल कामरा को बुला करके एक प्रोग्राम में बोलिए, बोलो मैं बैठा हूं, सुनाओ जरा, और आप भी ताली बजाते। तो बताइए अगर ये एकनाथ शिंदे करते तो एकनाथ शिंदे बड़े हो जाते या छोटे हो जाते? मुझे समझाइए जरा। जी जी बिल्कुल। पर मुझे कल्याण बनर्जी का भी एक मिमिक्री एक्शन याद आ रहा है, जिसको लेकर सभापति जगदीप धनखड़ भी नाराज़ हो गए थे कि उनका मखौल उड़ाया है विपक्षी सांसद ने। उसके बाद हमने उस सेशन में बजट सत्र नहीं, संसदीय सत्र के दौरान हमने देखा कि लगातार विपक्षी सांसदों को जो है निलंबित किया गया सदन की कार्यवाही से। तो इस क्या सत्ता में बैठे तमाम लोगों की जो विचारधारा है काफ़ी मेल खा रही है, और जो आलोचना का स्वर है, जो विरोध का स्वर है, इसको दबाने की एक कोशिश लगातार चल रही है भारत में? एक छोटी सी टिप्पणी, समय समाप्त हो रहा है। जी देखिए, विचारधारा नहीं, इसको विचारधारा नहीं कहते, इसको विकारधारा कहते हैं। जो दूसरे की बात को सम्मान न दे जी, उसको विचारधारा नहीं कहते। विचारधारा का मतलब हुआ कि आप दूसरे को भी सम्मान दीजिए। सम्मान शब्द बना किस लिए? सम्मान तब बना है ना जब मैं और नेहा दोनों आमने सामने बैठे हैं। नेहा मेरा सम्मान करेंगी, मैं नेहा का सम्मान करूंगा। जी, सम्मान शब्द तो तभी आएगा ना, अकेले अकेले क्या सम्मान होगा? जी, तो चाहे धनखड़ साहब हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे कोई साहब हो। अब ये बताइए कि मोदी जी का एक वीडियो बड़ा वायरल है जिसमें वो राहुल गांधी गए थे बोलने के लिए कि आइए मैं आपसे गले लगना चाहता हूँ, और उस पर जो मोदी जी ने मिमिक्री की थी, क्या उनको अच्छा किसी को लगा था? लेकिन आप सत्ता में हो, आप ताकतवर हो, आपको लग सकता है कि मैंने महान काम कर दिया, आपके चारण जो है उसको वंदना भी कर सकते हैं, हाँ हाँ क्या महान काम किया। लेकिन जब इतिहास लिखा जाएगा तो मोदी जी के उस वीडियो पे क्या कमेंट करेंगे आप? क्या बोलेंगे आप? तो बड़ा आदमी जो है ना कुर्सी पे बैठ के नहीं होता है। इस देश में या दुनिया में इतने बड़े बड़े लोग हुए कि कुर्सी छोटी पड़ गई जी। ये वो लोग हैं जो बड़ी कुर्सी पे बैठ के भी छोटे ही नजर आते हैं। तो जो इस तरीके का विरोध करते हैं, जो अपनी आलोचना का स्वर नहीं पसंद करते हैं, बेसिकली बड़ी कुर्सियों पर छोटे बैठे छोटे लोग हैं जी। बड़ा इंसान तब होता है जब वो सहृदय होता है। बड़ा इंसान तब होता है जब आप अपनी आलोचनाओं को बर्दाश्त करता है। बड़ा इंसान वो होता है जो दूसरों को सम्मान देता है जी। आप सत्ता में बैठ गए, सत्ता में बैठ के आप डंडा चलाइए, चला सकते हैं,
कितने सौ साल चलाएंगे, कितने सौ साल चलाएंगे? मुगल भी आए, अंग्रेज भी आए, जी फलाना भी आए, ढिमकाना भी आए, आप भी चले जाएंगे, कौन बैठा रहेगा यहाँ? जी बिल्कुल। यही जो प्रकृति का नियम भी है कि कोई भी सदैव कुछ भी नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता, और ये लगातार प्रगतिशील है। विचारधारा पर भी अंकुश लगाना या फिर इस पर सख्ती बरतना, ये भी प्रगतिशील है, जैसा कि आपने स्वयं कहा। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी धनंजय जी, आपने समय दिया और स्ट्रेट टॉक के मंच पर आए, आपका आभार। और दर्शकों से अनुरोध करना चाहूँगी कि कुणाल कामरा की अगर आपने कॉमेडी जिस पर विवाद छिड़ा हुआ है अगर आपने देखी है और आपका इस कॉमेडी को लेकर क्या सोचना है, आपकी कोई राय है, तो हम तक लिखकर भेजिए info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी अपने विचार हम तक पहुंचा सकते हैं। लगातार जुड़े रहिए जस्ट टीवी के साथ। नमस्कार।